अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर एट 8 विद फातिमा नाजिश में फिर से खुशामदीद। आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे वो तमाम इंतहाई अहम हैं। मुल्की सूरत हाल से हमने जो टॉपिक्स आज उठाए हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं की रुपोशी के हवाले से। इसके अलावा हम बात करेंगे IG खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम DPOs को ये अहकामात जारी किए हैं कि वो जल्द अज जल्द जो साबिक सूबाई वज़रा थे तहरीक इंसाफ के, जिनमें के कामरान खान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा, इसके अलावा स्पीकर मुश्ताक गनी की गिरफ्तारी के हवाले से खुसूसी टीमें तश्कील दें। साथ ही साथ बात करेंगे हम खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 15 अफराद को मिलिट्री कोर्ट को रेफ़र किया गया है। 9 और 10 मई के जो वाक़यात थे उनमें शरपसंद अनासिर सामने आए थे और उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर अब फैसला किया गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स पे मुकदमात चलाए जाएंगे। तो इस ज़मन में तकरीबन 15 से 16 अफराद को खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो मिलिट्री कोर्ट को रेफ़र किया गया है। साथ साथ बात करेंगे इन अफराद की गिरफ्तारी के हवाले से। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से यही मौक़िफ़ सामने आ रहा था कि ये शरपसंद अनासिर थे और इनसे तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं है, मुकम्मल लाताल्लुकी की जा रही थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जितने भी ये लोग हैं जिनका मिलिट्री ट्रायल होने वाला है उनके पास जो वकील हैं वो सभी के सभी PTI के प्रोवाइडेड हैं, उनकी जानिब से दिए गए हैं उनको। इसके अलावा हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में 31 मई तक बारिशों की पेशगोई और पहाड़ी इलाकों में सैलाब के खदशात के हवाले से। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में जो हमारे टॉपिक हैं वो हैं एबटाबाद समेत दीगर सियाती मकामात पर दरियाओं के किनारे जो गैर कानूनी होटल्स हैं, जिसका खमियाजा हम गुज़श्ता साल भी सैलाब में भुगत चुके थे। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं आज पेशावर यूनिवर्सिटी के हवाले से टॉपिक इंतहाई अहम। पेशावर यूनिवर्सिटी बदकिस्मती से किसी न किसी मसले का शिकार रहती है, कभी इंतजामी बहरान तो कभी माली बहरान और कभी अमन अमान की सूरत हाल की वजह से इस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाता है। इस वक्त एक मरतबा फिर से यूनिवर्सिटी के पास फंड्स की कमी है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी फिर से बंद होने के खतरात से दो चार है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आपसे तारुफ करवाते चलें। पेशावर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है हस्ब मामूल हज़रत खान मोहम्मद साहब ने। इसके अलावा हमें वीडियो कॉल पे ज्वाइन करेंगे फ़िदा आदिल साहब और इसके साथ साथ ऑडियो कॉल पे हज़ारा डिवीज़न से आज होंगे सैयद कमाल हुसैन शाह। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जाएंगे हज़रत खान मोहम्मद साहब की तरफ और उनसे जानेंगे कि पंजाब में हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ हुई और फिर जो है उसके बाद हमने PTI के जो सरकर्दा रहनुमा थे उनकी जानिब से इस्तीफ़ों का सिलसिला देखा। खैबर पख्तूनख्वा में हमें सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है। कोई भी हमें जो मरकज़ी क़यादत के अरकान हैं वो अभी तक ना गिरफ्तार होते हुए नज़र आए हैं और ना ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान किया है। इस सारे मामले पर इनका मौक़िफ़ क्या है जानते हैं हज़रत खान मोहम्मद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। हज़रत खान साहब, ये बताइएगा कि IG खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं फौरी तौर पर कामरान खान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा और जो स्पीकर मुश्ताक गनी है इनकी गिरफ्तारी के हवाले से। ये बताइएगा कि रूपोश होने की ज़रूरत इनको क्यों पड़ी? पंजाब में तो हमने देखा बड़ी जो छापे पड़े घरों में लोगों के और गिरफ्तारियाँ हो गई, यहाँ पर क्या है वजह कि अभी तक ये लोग हाथ नहीं आ रहे? दरअसल 9 और 10 मई के वाक़यात के बाद इन्हें अगर देखा जाए तो पंजाब और सिंध में गिरफ्तारी ज़्यादा हुई और फिर सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी इस्लामाबाद और पंजाब में हुई है। यही वजह है कि पंजाब और इस्लामाबाद से ज़्यादा लोग जो PTI के रहनुमा थे, सरकर्दा रहनुमा थे, वो रहा हो चुके हैं और रहाई के बाद वो सरकर्दा रहनुमा PTI छोड़ चुके हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये बताया जा रहा है कि यहाँ जो कायदीन है, जो साबिक़ वज़राए आला है, परवेज़ खटक है, महमूद ख़ान है, शौकत अली यूसुफ़ज़ई है, कामरान बंगश है, तैमूर सलीम झगड़ा, साबिक़ MNS MPS जो माविन ख़ुसूसी थे, मशीर थे, वो सारे के सारे वो गिरफ़्तार नहीं हो सके और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा से PTI छोड़ने वालों की तादाद इंतहाई कम है जी। चंद लोग जो मुस्तफ़ी हुए, उस्मान तरक़ी मुस्तफ़ी हुए, आगाज़ इकरामुल्लाह मुस्तफ़ी हुए, इसके अलावा जो है शाम इनामुल्लाह या दूसरे, लेकिन वो तादाद 8 में 9 के बराबर भी नहीं है। वो कहाँ रूपोश है, कहाँ बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि कल भी एक बार कोई कहता है गिलगित बल्तिस्तान में, कोई कहता है कि यही खैबर पख्तूनख्वा में। मेरी इत्तलात के मुताबिक वो IG ने ये कोशिश की है और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ CTD के पास है कि वो जहाँ
रुपोश है, उनके अगर मोबाइल का डेटा हो या उनके मोबाइल का नंबर हो, लेकिन उनके मोबाइल बंद आ रहे हैं। अच्छा। ये भी कहा जा रहा है कि उनके मोबाइल सिम भी वो चेंज कर दिए हैं, उन्होंने मोबाइल ऑफ कर दिए और उसके चेंज, उनके पास डिवाइस है और ऐसे आलात हैं कि वो उसके वो जगह का वो तयन कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ रुपोश है। मुश्ताक गनी के घर पे कई छापे मारे गए, वो भी रुपोश है। जो बड़े बड़े लीडर है खैबर पख्तूनख्वा में वो गिरफ्तार न हुए, जिस पर वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़ा प्रेशर है IG पर। और लेकिन यहाँ एक और मसला भी है, यहाँ मसला ये भी है कि यहाँ जो निगरान वज़ीर आला है वो उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, इसी तरह काबीना में जो लोग हैं उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, जो सियासी लोग हैं। आपको लगता है निगरान वज़ीर आला साहब की जो रिश्तेदारियाँ हैं उनका कोई फायदा मिल रहा है? निगरान वज़ीर आला मोहम्मद अज़म खान की तकर्री या तैनाती में परवेज़ खटक का बहुत बड़ा हाथ उनकी बिल्कुल बाबी मशावरत से ये तैनाती हुई थी। फिदा दिल साहब के पास चलेंगे इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम फिदा साहब, वेलकम टू प्रोग्राम। फिदा साहब आप मुझे सुन सकते हैं? फिदा साहब जब तक हमें ज्वाइन करते हैं हम बात करते हैं सैयद कमाल हुसैन शाह साहब से, ऑडियो कॉल पर हज़ारा डिवीजन से हमें ज्वाइन किया है। फिदा साहब आप सुन सकते हैं मुझे? जी। फिदा साहब ये बताइएगा कि जो मामला है इस वक्त हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से बिलखुसूस जितनी भी क़यादत थी PTI की वो बड़ा सेफ गेम खेल रही है, कहीं रुपोश है नज़र नहीं आ रहे, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव थे ये सारे के सारे नाम, लेकिन अभी आप बताएं कि क्या सूरत हाल है? क्या सोशल मीडिया से भी ये गायब हैं, मंजर आम से बिल्कुल ही आउट हैं? और अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि IG को ये अहकामात देने पड़े हैं तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के जो DPOs हैं उन्हें कि इनको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया फातिमा। एक तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया से गायब हैं, इनका बाकायदा सहाफ़ियों के साथ रब्ता है। मेरी आज दो जो सूबाई साबिक वज़रा हैं उनसे आज मेरी बात हुई है शाम से पहले, तो इसका मतलब यह है कि उनसे फ़ोन के जरिए भी रब्ता किया जा सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू, और उनको अगर ट्रेस किया मतलब जाए तो फिर उनको ट्रेस किया जा सकता है। अब हजरत खान साहब ने कहा कि उन्होंने अपने नंबर चेंज कर लिए हैं, तो क्या जो नए नंबर उन्होंने रखे हैं वो सहाफ़ियों को दे दिए गए हैं? जी ऐसा ही है। कुछ नंबर उन्होंने चेंज किए और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनसे अभी तक राब्ता हो रहा है। देखिए इसमें एक तो अगर आप ये कहें कि जी IG ने अहकामात जारी कर दिए हैं कि जी आप गिरफ्तार करें लोगों को, तो बाकायदा वहाँ पे लोगों ने इजलास किए हैं, अपने अपने कबीलों के साथ मिलकर मुशावरतें की हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बन्नू में आप देख लें, साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट मलिक शाह मोहम्मद ने बाकायदा एक जरगे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुझे आप टुकड़े टुकड़े कर दें लेकिन मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही ज़ेरे ज़मीन चले गए हैं। हाँ, बहुत सारे जो साबिक मेंबरान असेंबली हैं, जो साबिक वज़रा हैं, उन्होंने एहतियातन ऐसा किया है। वो एहतियातन अपनी जगह भी बदल रहे हैं, एहतियातन उन्होंने अपने जो राब्ता नंबर हैं वो भी चेंज किए हैं, और कुछ तो ये ऐसे भी हैं। हजरत खान साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि मुसलसल उनके जो हमारे पास जो मौजूद राब्ता नंबर थे वो मुसलसल बंद मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इस सारी सूरत हाल को देखें और पंजाब के साथ इसका मुआवजना करें, बाकी मुल्क के साथ मुआवजना करें, तो एक बात आपको याद होगी इमरान खान साहब ने कही थी कि अगर आप सिंध में गिरफ्तारियां कर रहे हैं तो सिंध के लोगों का क्या लेना देना था पंजाब में होने वाले वाकयात से या रावलपिंडी में होने वाले वाकयात से। तो इसी तरह अगर आप देखें और मुस्तकबिल के मंजरनामे के हवाले से सियासी मुबसरीन बड़ा बात करते हैं कि अगर मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में तहरीक इंसाफ की कोई जगह बनेगी तो वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बने। तो इसीलिए ये स्पेस जो है दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कि यहाँ पर उस तरीके से गिरफ्तारियां नहीं हुई जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर हुई है। क्योंकि पंजाब, आपको पता है कि पंजाब में अगर कोई सियासी जमात मजबूत होती है तो वो फिर फेडरल में भी हुकूमत बना सकती है, और पंजाब जिसके हाथ में होगा तो जाहिर है कि इक़्तिदार उसके हाथ में होगा। तो ये एक नुक्ता है कि जिस पर बात की जा रही है सियासी हलकों में कि मुस्तकबिल के मंजरनामे में तहरीक इंसाफ को अगर इन्होंने कहीं एडजस्ट करना है तो फिर वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही इसका इम्कान बनता है। और मेरी अपनी नज़र में भी यही एक वजह है कि यहाँ पर गिरफ्तारियां जो है वो कम हुई हैं। कुछ मज़ीद लोगों के बारे में भी इतलात हैं कि वो अहम और इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और बहुत जल्द जो है वो तहरीक इंसाफ को खैर बात कह सकते हैं। बिल्कुल फिदा साहब, इसी पर मौक़िफ़ लेंगे सैयद कमाल हुसैन शाह साहब का।
प्रोग्राम में खुशामदीद। ये बताइएगा कि फिदा साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में शायद इनको चांस मिल सकता है तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर से हुकूमत में आने का। पहले तो इस हवाले से कुछ बताइएगा और फिर ये भी बताइएगा कि शौकत यूसुफजई साहब का ताल्लुक शांगला से है, मुश्ताक गनी साहब का ताल्लुक एबटाबाद से है। क्या लगता है आपको, क्या ये लोग इस वक्त अपने इलाकों में मौजूद हैं या खैबर पख्तूनख्वा को ही छोड़कर जा चुके हैं? गिरफ्तारियां क्यों अमल में नहीं आ रही? जी बहुत शुक्रिया बीबी। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज देखें कि हाँ, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है और बड़ी तादाद में लोग फॉलो करते हैं। नौ दौर के नौजवान जो नस्ल है हमारी, वो खान साहब का बोलने का अंदाज और उनके रहन सहन, वो जो चीजें काफी करती है, वो यहाँ पे खासी पॉपुलर है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, यहाँ पे उनकी अभी तक मोहब्बत मौजूद है और काफी बड़ी तादाद में है। ज्यादा गिरफ्तारी की बात आप करते हैं कि गिरफ्तारी के तौर पर, क्योंकि 10 साल पीटीआई की गवर्नमेंट रही है यहाँ पे, तो मेजॉरिटी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, SHOs हैं, वो पीटीआई से उनका बड़ा क्लोज लिंक था। ट्रांसफर हो, उनकी आगे पीछे जानना हो या दीगर, वो पीटीआई उनके साथ तामन करती रही है, बल्कि पीटीआई के अपने बंदे भी हैं। तो आधे से ज्यादा छापे डू नथिंग वाले बात है, क्योंकि ये छापा तो शो करते हैं, कोई भी उसमें प्रॉपर चीज नहीं करती, वरना इन्हें गिरफ्तार करना कोई भी मसला नहीं था मुश्ताक गनी साहब या दीगर आदमियों के लिए। ये प्रॉपर उस तरह गिरफ्तार किया ही नहीं गया बराबर, बल्कि इन्हें पहले से इतला दी जाती है, वरना जब रियासत गिरफ्तार करना चाहे तो कोई भी मुश्किल नहीं है। तो सरदार साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि सॉफ्ट करने यहाँ पे अभी तक पीटीआई के लिए मौजूद है, वो ब्यूरोक्रेसी भी मौजूद है, पुलिस में मौजूद है और जो गवर्नमेंट है उसमें भी मौजूद है। और ये जो बंदे हैं, ये जिन बंदों को आप नाम ले रहे हैं, ये अभी तक भी वो फुल के खान साहब के साथ भी नहीं, और अपोजिशन अभी वो भी नहीं जा रहे। कभी इनके बारे में खबरें आती है या पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, और कभी खबरें आती है ये खान साहब के मौजूद है। ये विकेट के दोनों साइड पे खेल रहे हैं। तो जब रियासत ने सख्ती की तो कोई मसला नहीं, उसी वक्त गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन अभी तक इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर केपी में मौजूद है। जी, कमाल हुसैन शाह साहब ने कहा कि सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, और इन्होंने जो नुक्ता उठाया बड़ा वैलिड है कि बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और अभी भी होंगे, नो डाउट। जो पीटीआई की क़यादत रही है उनके खैबर पख्तूनख्वा के तमाम महकमों में, खुसूसन पुलिस में, हमने गुज़िश्ता हफ्ते भी देखा कि एक केस सामने आया जो एक MPA वाजिद को जो है वो कहा गया, मलिक वाजिद को, कि आप जो है रुपोश हो जाए, आपकी गिरफ्तारी होने वाली। एक SHO मामलत कर रहे थे उनकी। हज़रत खान साहब, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई एक फेवर मिल रहा है इस वक्त? इनके पास एक कुछ ऐसे तुरप के पत्ते थे जो इनकी मदद कर रहे हैं इस वक्त? इसमें कोई शक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई 9.5 साल पीटीआई की हुकूमत रही है और वो इस ताक में बैठे हुए हैं कि आइंदा भी अगर इंतखाबात हुए तो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत बनेगी। अगर वो सख्ती करेंगे तो आने वाली हुकूमत में जब पीटीआई को मुतवक्को या मुमकिन तौर पर अगर हुकूमत बनेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक SHO की आपने बात ही, गुलबर्ग के SHO फवाद अली, उसको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज, सिर्फ एक SHO कुर्बान हुआ। हाँ, पुलिस में ये भी है, सरकारी अफसरान पुलिस में बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो पीटीआई के हमदर्द है। और फिर वही लोग, जिस तरह उन्होंने कहा कि यही लोग जो है ना, यही ऑफिसर जो है ना पीटीआई के जो रहनुमा वो उनको बचा रहे हैं। उनको ये यकीन है कि मतलब ये निगरान हुकूमत है, ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो जब इंतखाबात होंगे तो बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि पीटीआई यहाँ मकबूल है। और फिदा आदिल साहब ने भी ये बात बताई है कि अगर आइंदा की कोई सूरत हाल बनती है तो पंजाब में अगर दूसरी कोई मुस्लिम लीग की या किसी और की हुकूमत बनती तो खैबर पख्तूनख्वा ये एस्टेब्लिशमेंट का गेम है। एक सुबह पे मतलब मसलन सिंध है वो पीपल पार्टी को मतलब दिया जाएगा, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई को, इसी तरह पंजाब मुस्लिम लीग नून को, बलूचिस्तान में मौलाना को एडजस्ट किया जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि डिसाइडेड होगा कि किसी को क्या दिया जाए। फिर इस तरह कोई मतलब उंगली नहीं उठा सकेगा, नहीं कहिए भाई उंगली के मतलब फलान के इंतखाबात गैर मुनसिफाना थी, सबको हिस्सा मिलेगा इंतखाबात। आपको लगता है जब सबको हिस्सा मिलेगा तभी इंतखाबात तो जो है वो मुनसिफाना तस्लीम किए जाएंगे? फिदा आदिल साहब, आपकी तरफ आते हैं, ये बताइएगा कि कमाल हुसैन शाह साहब ने एक अभी नुक्ता छोड़ा है और उन्होंने कहा है कि रियासत की जब सख्ती होगी तो फिर सारे धरे जाएंगे। क्या रियासत ने रस्सी ढीली की हुई है इस वक्त? देखिए फातिमा, मेरी जो पहली वाली बात थी उसका मतलब ही यही था कि रस्सी जो है वो ढीली है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। और शाह साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि चूंकि इन्होंने इस सूबे में तकरीबन 9 साल हुकूमत की है, तो 9 साल में कितनी इन्होंने पुलिस में भर्तियां की हैं, कितना ब्यूरोक्रेसी के साथ ये करीब रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा मतलब कर सकती हैं कि अगर इस तरह का कोई वो सूरत हाल है भी, अगर आईजी की तरफ से कोई अहकामात हैं भी,
तो मकामी जो पुलिस हैं, जो एहलकार हैं, जो अफसर हैं, उन्होंने हाथ होला रखा हुआ है। और इसी तरह रियासत का हाथ भी नजर आ रहा है कि होला है इस सूबे के हवाले से। और जैसे मुस्तकबिल के मंजरनामे के हवाले से बात होती है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा को मजमूई तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा की PTI है उसको पंजाब की PTI से और सिंध की PTI से काफी मुख्तलिफ भी समझा जाता है। आपने मुख्तलिफ सरगर्मियां देखी होंगी इमरान खान साहब की इस्लामाबाद में। उन्होंने हमेशा तकिया किए रखा खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनों के ऊपर, यहाँ की मकामी लीडरशिप के ऊपर। जमान पार्क में आपने देखा कि बहुत सारे जो कारकुन थे उनकी बहुत बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा से जाती रही है। और इसी तरह धरने में, मुख्तलिफ सरगर्मियों में, मुख्तलिफ मार्चेस में आपने देखा कि PTI का जो खैबर पख्तूनख्वा का वर्कर है वो चार्ज भी है, वो पंजाब की निस्बत समझा जाता है कि ज्यादा वफादार भी है। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिले अब तक PTI को मुतहरक रखने के लिए पाकिस्तान भर में जाते रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सपोर्टर है वो पंजाब और सिंध के सपोर्टर से तहरीक इंसाफ के 2 हाथ आगे है। कैसे आगे है इसी पर बात करेंगे सैयद कमाल हुसैन शाह साहब से। कमाल साहब, बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पनपने में और एक तनावर दरख्त बनाने में मदद की थी, नो डाउट खैबर पख्तूनख्वा की ही आवाम थी और यहीं के लोग थे जिन्होंने इस पार्टी को इतना मजबूत बनाया कि फिर बाद में पाकिस्तान भर में इस जमात ने मकबूलियत हासिल की। आपको क्या लगता है, क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आने वाला मुस्तकबिल जुड़ा है? बिल्कुल जी, यही बात है। कभी आप हमारी हिस्ट्री उठा के देखें, हमें KP में हमें वो बंदा पसंद है जो बोल्ड हो, जो खुल के बोले। तो आप बाचा खान को देख लें, उन्हें क्यों पसंद किया जाता, उन्हें वो एक लफ्ज पे खड़े होते थे, खुल के बोलते थे। तो हमारा कल्चर पंजाब के कल्चर से मुख्तलिफ है, सिंध के कल्चर से मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ पे लोगों को बोल्ड बंदा, वो बंदा पसंद है जो खुल के पहने। और साथ ही उसके बाद आजकल मार्केटिंग का दौर है, जो ड्रेसअप है, खान साहब का देखें, जो उनके जूतों से लेके कपड़े वो KP से रामद है। तो हमारे यूथ बहुत ज्यादा उनके साथ इंटरेक्ट है। जाती तौर पर हमारे यहाँ पे खिलाफ पैदा हुआ था, यहाँ पे उस तरह की लीडरशिप नहीं थी कि जो इन्हें प्रॉपर गाइडेंस कर सके। बादशाह खान के ANC बड़ी जमात थी, लेकिन उसके बाद आने वाले उनसे लोगों ने उस तरह यूथ को अपने साथ एंगेज नहीं किया, वो और कामों और कारोबारों में पड़ गए। तो खान साहब का फुल फोकस KP था, उनके नाम के साथ खान भी था। और यहाँ की तकरीबन आप कह सकते हैं 70+ यूथ जो भी थी वो खान साहब के साथ थी KP में। अभी भी यूथ देख लें, वो मेजॉरिटी यूथ खान साहब के साथ है। तो खान साहब को KP से ऐड है और KP रोल मॉडल था खान साहब का पूरे पाकिस्तान के लिए। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, खान साहब को जो सपोर्ट मिली, जो हमायत मिली, वो KP से मिली और KP की आवाम उस पर भी स्पेशली यूथ से मिली। तो खान साहब की जाती तौर पर भी KP के साथ अटैचमेंट थी, क्योंकि उनकी वालदा का फोर फादर का जो लिंक यहाँ पे है, वो अपने आप को न्याजी तो है, लेकिन वो KP से ही लिंक करते हैं एज ए पख्तून। तो ये है कि उन्हें एज KP से मिला है। लेकिन उसके मुकाबले में जो KP के लोग थे, जो लीडरशिप थे, उन्होंने खान साहब को कैच किया है। अब यहाँ पे कहते हैं ये लोग इलेक्ट होके आते आए हैं, लेकिन ये खान साहब की वजह से आए हैं। अभी आप देख लें, खान साहब नहीं है तो KP में KP की लीडरशिप बिल्कुल खामोश है। कुछ बंदे तो प्रॉपर खड़े हैं, बाकी जिन बड़ों का आप नाम ले रहे हैं वो अपने घरों पे खुद छापे डलवा रहे हैं, खुद कह रहे हैं पुलिस छापा डाले, वो WhatsApp पे वो खबरें हमें भेज रहे हैं, वो Facebook पे वो खबरें लगा रही हैं, पुलिस ने छापा लगा रही है। तो वो खुद एक ड्रामा कर रहे हैं, ये जो जिन लोगों के लिए ये भाग के चले जाएंगे। लेकिन खान साहब को KP में एक्ट है, और खासकर हजारा में भी और दीगर अजला में भी यहाँ पे अभी तक खान साहब की अच्छी खासी वो फॉलोइंग मौजूद है KP में, और वो लोग खान साहब को फॉलो करते हैं। बनस्बत मौलाना साहब और ANP ये जमातें तो मौजूद है, लेकिन इनके रूट्स नहीं है। मौलाना साहब एक मदरसे तक मौजूद है, मदरसे के तालिब इल्म एक सेक्ट उनके साथ है, लेकिन ANP वाली एक अच्छी जमात है, लेकिन उन्होंने अपने यूथ को मुतरक नहीं किया। इसलिए हमारे इसमें मुस्लिम लीग को देखें, इन्होंने आपस में इख्तलाफ है, यहाँ पे डिवाइड हुआ है। झगड़ा साहब को देखे अलग है, मेहताब साहब को देखे वो अलग चले गए, कैप्टन सत्तो साहब अलग है। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग में डिवाइड का रूल है। तो खान साहब अभी तक भी KP में मजबूत जमात है, और अभी तक उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग मौजूद है, वो खान साहब को सपोर्ट मिल रही है। यहाँ पे कमाल हुसैन शाह साहब के मुताबिक इमरान खान साहब ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो यूथ को यूटिलाइज करने की थी, और फिर हमने 9 और 10 मई को देखा कि वो तमाम जज्बाती तकरीरें जो वो करते थे उनका असर हमारी यूथ पर कैसे हुआ, और 9 और 10 मई के जो वाक़यात रूनुमा हुए। इसी हवाले से अपने नेक्स्ट टॉपिक का हम आगाज़ करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 15 से 16 अफराद को जो गिरफ्तार हुए थे 9 और 10 मई के सानहे में, उन्हें मिलिट्री कोर्ट को रेफ़र कर दिया गया है।
हज़रत खान मोहम्मद साहब से हम इस हवाले से बात करेंगे कि एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान की जानिब से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा था कि जिन लोगों ने जलाओ घेराव किया, अस्करी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, फौज के खिलाफ नफरत फैलाई, उन तमाम का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको ओन नहीं करती। लेकिन अब जबकि रेफर कर दिया गया है मिलिट्री कोर्ट को इन लोगों को, तो हम देख रहे हैं कि जो इंसाफ लायर फोरम है जो कि सपोर्ट करता है तहरीक इंसाफ और इमरान खान को, उनकी जानिब से जो है मुकदमात लड़े जा रहे हैं। हज़रत खान मोहम्मद साहब बताइएगा, इस हवाले से बड़ा तजाद सामने आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर अफेयर में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज मर्दान से ख़बरें आ रही थी और हमारे चैनल पे भी टिकर चल रहे थे कि वहाँ मर्दान के जो कारकुन हैं वो इंतहाई मायूस हो चुके हैं अपनी क़ियादत से। वो कह रहे हैं कि वो क़ियादत रोपोश हो चुकी है और कारकुन जेलों में गल सड़ रहे हैं और उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। जिस तरह आपने जिक्र किया है कि आर्मी एक्ट 1959 सेक्शन 59 के आर्मी एक्ट 1952 सेक्शन 59 के तहत और ऑफिशियल एक्ट सब सेक्शन 3 के तहत ये आर्मी के जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनको ये 20 इसकी मंजूरी दे दी, काबीना ने मंजूरी दे दी कि 20 जो अफराद है वो जो तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ, मुजस्मों की बेहुरमती, शहदा की बेहुरमती में मतलब से 20 अफराद की निशानदेही की गई है, जिसमें 15 के करीब मेरे ख्याल में गिरफ़्तार हुए और 5 गिरफ़्तार नहीं हुए। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वो अहम चीज़ है कि तिमरगरा में जो ATC की अदालत है, इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है, उन्होंने मंजूरी दी, उन्होंने दरख्वास्त कर दी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दरख्वास्त दी, एक कर्नल ने दरख्वास्त दे दी कि हमें ये अफराद मतलूब है, हमें वो ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किए। उन्होंने मंजूरी दे दी। जिस मुख्तलिफ इलाकों में भी इस तरह हुआ है कि मुकामी अदलिया जो मुकामी अदालतें हैं या जज हैं वो मंजूरी दे चुके हैं। पेशावर में एक मसला है, पेशावर की जो इंसदाद दहशत की 3 अदालतें हैं, इनमें से अभी तक फैसला नहीं किया कि मतलब उन्होंने दरख्वास्त दी है लेकिन वो फैसला नहीं हो चुका है। दूसरी जानिब जो है काजी मोहम्मद अनवर जो इंसाफ लायर फोरम के कोऑर्डिनेटर है, वो एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं, इसके साथ कैसर अली शाह एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, और तीसरा जो शाह फैसल उस्मान खेल, उनकी जानिब से एक रिट पिटीशन दायर हुई है पेशावर हाई कोर्ट में। इन्हीं आर्टिकल 199 कहते हैं कि एक रिट पिटीशन दायर हुई जिसमें कहा गया है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के पास ये इख्तियार नहीं है कि सिविलियन इन्हीं आम शहरियों को फौजी अदालतों में उसको ट्रायल किया जाए, उनको सज़ाएँ दी जाए या उनका केस चलाया जाए। उन्होंने ये चैलेंज किया, लेकिन वो रिट पिटीशन अभी तक नहीं लगी है, लेकिन केसेस जो है ना वो बदतरीज जो है ना वो मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल हो रहे हैं। अगर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया तो ये गलत है कि मतलब मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के मुकदमात नहीं चलाए जा सकते, तो फिर वो केस दोबारा वापस रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है फिदादिल साहब, आपसे यही सवाल है कि हज़रत खान मोहम्मद साहब ने अभी बड़ा ब्रीफली बताया कि अगर तो पेशावर हाई कोर्ट इसको नहीं इस फैसले को सेकंड करती तो फिर ये केसेस जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन जो हमारा था जिसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान है वो ये है कि तहरीक इंसाफ एक जानिब इनको शरपसंद तस्लीम कर चुकी है, दूसरी जानिब उन्हीं के फराहम करदा वकील मुकदमात लड़ेंगे। रिट पिटीशन जो है वो बिल्कुल तैयार है और उसमें ये कहा जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकते। क्या लगता है आपको, क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखिए फातिमा, आप मुझे क्यों फंसवा रही हैं? मैं जो है बड़ा शरीफ किस्म का सहाफ़ी हूँ और बड़ा डरपोक किस्म का सहाफ़ी हूँ, और मुझे आप इस सवाल का जवाब आप मुझसे लेना चाह रही हैं, तो मेरा तो ये ख्याल है कि वो जिस तरह सियासतदानों के पास जवाब नहीं होता ना किसी सवाल का, तो वो फिर नो कमेंट्स कह के जान छुड़ा लेते हैं। मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं बिल्कुल नो कमेंट्स कह के यहाँ अपनी जान छुड़ा लूँ, लेकिन इसमें चूंकि ये अदालती मामलात हैं और फिर मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, फिर इसमें सिविल कोर्ट्स का मामला है, जाहिर है कि इसमें फिर कानूनदान जो हैं, माहिरीन कानून जो हैं, वो अच्छी तरह इन नुकात को समझते हैं कि अगर कोई सिविलियन है तो उस पर कैसे मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुकदमात चलाए जा सकते हैं। ये तो जाहिर है कि फिर अदालत फैसला करेगी कि इसमें सिविल जो कोर्ट है वो कोई फैसला कर भी सकती है या नहीं कर सकती। ये भी एक सवाल या निशान है। पाकिस्तान में अगर मिलिट्री कोर्ट्स हैं और उनका अपना एक निज़ाम है तो फिर वो निज़ाम मतलब अलग तरीके से चल रहा है या इसको इस तरीके से चलना चाहिए। जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, जाहिर है कि रियासत ने अपनी रेट बरकरार रखनी है और रियासत को
एक इस हवाले से मौका भी मिला है कि इस किस्म के वाकयात के तदारुक के लिए मुस्तकबिल में एक पैगाम देना भी, एक पैगाम देना मकसूद है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हो, कोई जुर्रत न कर सके पाकिस्तान की सलामती पर आंख उठाने की। बिल्कुल, तो ये मौका जो है ये रियासत के पास अब आया है और इससे तक जाहिर है कि सियासी कारकुनों ने भी सीखना है और सियासी जमातों ने भी और उनके कायदीन ने और कारकुनों दोनों ने सीखना है कि अगर इस किस्म के एहतजाज हों तो फिर आपने रेड लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करनी। आपने फिर हसास मकामात और आपके जो नीति और सरकारी और जितने भी अमलाक हैं और जो हसास तनसीबात हैं उन पर हमला आवर नहीं होना। अगर आप हमला आवर होते हैं तो फिर आपके साथ इस किस्म की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल कमाल हुसैन शाह साहब, आपकी तरफ भी यही सवाल लेके हम आएंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से आपको क्या लगता है, क्योंकि जो 9 और 10 मई को वाक़यात हुए उसमें हमने देखा कि अस्करी तनसीबात को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया, बिलखसूस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ वो सभी ने देखा। तो आपको क्या लग रहा है कि जो ये रेफ़र किया गया है 15 से 16 अफराद को मिलिट्री कोर्ट्स को, जिसके ऊपर अब इंसाफ लॉयर फोरम का हम देख रहे हैं कि वाज़ा मौक़िफ़ आया है और वो पुष्ट पनाही कर रही है इन लोगों की, तो कैसे देखते हैं आप इस सारे मामले को? जी, इसमें भी सबसे पहले तो काबिल मजम्मत फेल है, और क्योंकि हमारे अफवाज हमारी पाकिस्तान की हमारी अपनी हर बंदा पाकिस्तान अफवाज कहता है, और जो ये चीज़ हुई है वो इंतहाई अफसोसनाक अमल है और ये इस पर बहुत ज़्यादा अफसोस है और इनके खिलाफ सख्ती करनी चाहिए। हमारे शहीदों के जो स्टैचू बने थे उनके साथ बेइज्जती की गई, तो ये किसी रियासत के अंदर ये कहीं भी काबिल कबूल नहीं है। आप रियासत के अदारों पर हमला करें, खासकर अफवाज पाकिस्तान जो वन पाकिस्तान की एक अलामत है। तो जहां तक आप कहते हैं अदालत में केस जाने से पहले, इससे पहले मैं आपको हल्का सा रेफरेंस दूं, इंग्लैंड में देख लें, कुछ साल पहले वहां पे इसी किस्म के फसादात हुए थे, लोगों ने चोरियां की थी, लेकिन वहां कानून मौजूद था। किस तरह उन्होंने एक एक बंदे को गिरफ्तार किया, किस तरह उन्होंने लंदन का दोबारा कानून उन्होंने प्रॉपर किया। तो हमारे मुल्क में कानून की जरूरत है, यहाँ पे हमारे प्रॉपर कानून नहीं है। यहाँ पे बात टाइम से 50 रुपए पे आपको सारी जिंदगी के लिए जमानत मिल जाती है और बाद बंदा 50 रुपए के जुर्म में सजाए 40-40 साल सजा काटता है। तो यहाँ दो मुख्तलिफ निज़ाम है, एक अशराफिया का अलग है और गरीब बंदों का अलग है। लेकिन जहाँ रियासत की बात है वहाँ पे एक ही निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने ये चीज़ की है और जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान और अदारों पर हमला किया उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक कानून साजी की आप बात करते हैं, आप देख लें पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और उसके बाद में दोबारा की 1970 में किया गया, दोबारा उसे रिव्यू किया गया। और उसके साथ ही आपको भी सिंपल तजीज़ा पाकिस्तान में भी देख लें, सेक्शन 131 उसके वो आप FIR के बाद आप मिलिट्री कोर्ट में जा सकते हैं। और साथ ही अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जाए तो 1923 का जो सीक्रेट एक्ट है उसमें तो किसी मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं, आप बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। तो कानून तो मौजूद है, बिल्कुल गवर्नमेंट इसीलिए वो पढ़ लिख के वो चीजें की है, बल्कि उन्होंने जो नोटिस जारी किया वहां पे उन्होंने सेक्शन भी बताई है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। तो ये कार्रवाई क्योंकि अफवाज पाकिस्तान के साथ अमूमी तौर पर वो अखबारों की जीनत ही बनती, वो जब फैसला हो जाएगा तो हमारे पास आएगा तो फिर उसके बाद चीज डिस्कस होगी और इन्हें मेरे अंदाजे के मुताबिक इन लोगों को बड़ी सख्त सजा मिलेगी, मिलनी भी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने हमारे इन अदारों पर हमला किया, चीजें की, उन्हें सजा। लेकिन इनके साथ मैं एक चीज कहूंगा, इन बच्चों के साथ जिन लोगों ने इन्हें जिन लोगों ने इस तरफ रागत किया उन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। उनके लिए अभी तक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, उन्हें भी अरेस्ट होना चाहिए, उन्हें भी इसी सजा के तहत जिन लोगों को गिरफ्तार किया सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले सालों में कोई भी पाकिस्तान में रहने वाला बंदा इस तरह पाकिस्तानी अमलाक पे और खासकर कौमी अमलाक पे हमला न कर सके। आप देखें रेडियो पाकिस्तान पे हमला इन्होंने किया है, हमारे सेंटरों पे हमला किया है, एबटाबाद में यहाँ पे किया है, पिंडी GHU देख लें। तो ये कहीं भी एक महजब माशरे की अक्कासी तो नहीं करता, ना सियासी यहाँ पे तरबियत मौजूद अभी भी। पहले आप देख लें पुराने वक्तों में वर्कशॉप होती थी अपने जो आपके जो पार्टी के वर्कर्स थे, खासकर यूथ के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। अब तो एक हजूम से बना हुआ है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, जो उठाता है मोबाइल हाथ में पकड़ता है, पैकेज करता है, VPN लगाता है, जो मर्जी गालियां निकाले। तो गवर्नमेंट को चाहिए सख्ती करे और एक्शन ले, खासकर आप और हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ क्या नहीं किया जाता। बिल्कुल कमाल हुसैन शाह साहब, आपके सारे पॉइंट्स बड़े ही वैलिड हैं। हजरत खान मोहम्मद साहब की तरफ चलेंगे। हजरत खान साहब ये बताइएगा कि इमरान खान कभी हाँ और कभी ना कर रहे हैं सारे मामले पर लेकर जो 9 और 10 मई को हुआ, इसके हवाले से आपकी क्या राय है? ये हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन प्रोग्राम में नाजरीन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और फिर अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के यू टर्न लेने की आदत के हवाले से। पहले उन्होंने मुकम्मल तौर पर 9 और 10 मई को होने वाले वाक़यात से इनकार किया
उसके बाद उन्होंने जो है डिफेंड किया अपने इन लोगों को जिनको कि उन्होंने प्रोवोक करके भेजा था 9-10 मई को। और अब फिर कल जो उनका बयान सामने आया है उसमें वो कह रहे हैं कि जब मुझे रेंजर्स के जरिए उठवाया गया तो GHQ पर तो जो लोग हैं उन्होंने जाना ही था। हज़रत खान मोहम्मद साहब, क्या लगता है आपको कितने गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं ये, और इसका असर क्या हो सकता है उन लोगों पर जो अभी पुलिस की तहवील में हैं? अभी मैं देख रहा था अपने जो वक्फा लिए इसमें मैं देख रहा था कि सलीम-उर-रहमान जो स्वात से ex-MNA हैं, उसी रोज़ जिस तरह इमरान खान ने कहा कि मुझे रेंजर ने उठवाया, आपने कहा कि रेंजर्स की ज़रिए से मुझे उठवाया गया और रेंजर के ज़रिए मुझे गिरफ़्तार किया, तो लोग कहाँ जाना था? लोगों को GHQ पे हमला करना था, कोर कमांडर पे घर पे हमला करना, जना हाउस पे हमला करना था, रेडियो उनके स्टेटमेंट। अभी मैं वो FIR पढ़ रहा था, वो स्वाद पे एक FIR दर्ज हुई सलीम-उर-रहमान के खिलाफ। वही मैं वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में वो कह रहे थे कि फ़ौजी छौनी हमसे महफूज नहीं रहेगी और फ़ौजी हमसे महफूज नहीं रहेंगे। उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई और इसका ये और जो कारकुन गिरफ्तार हुए हैं वही इश्तियाल की वजह से गिरफ्तार हुए। लोग PTI की क़यादत ने उनको कारकुनों को मुश्तइल किया, इसके बाद उन्होंने हमला किया। अभी कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं, ये हमारे कारकुन नहीं थे। उसके कौल और फ़ेल में तज़ाद है। इसका इंतहाई कारकुनों पे मनफी असर पड़ा है। वो जो कारकुन सड़कों पे निकले थे, उन्होंने जो हमले किए, वो मायूस हो चुके हैं। अभी उनका ख्याल है कि मतलब कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये हमारे कारकुन नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनके पास कोई जो और दूसरा चॉइस नहीं था। ये क्या परेशान कौन सूरत हाल है? और परेशान कौन सूरत हाल है। फिदा आदिल साहब, आपकी तरफ आएंगे, ये बताइएगा कि एक तरफ हाँ और एक तरफ ना वाला मामला इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बिलखुसूस, और फौज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतहाई अहम और हसास इदारों के खिलाफ प्रोवोक किया गया बाकायदा तौर पर अपने फॉलोअर्स को, और इनकरेज किया गया कि वो सब कर गुजरें जो कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था। अभी आपको क्या लग रहा है, सूरत हाल कैसी है? क्या आपकी भी ये राय है कि तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर था वो मुतासिर होगा इस तमाम तर जो वाक़यात हुए हैं इनसे? ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नुकसान तो बहुत बड़ा कर ही चुकी है। देखिए फातिमा, 9 मई जो है ये तहरीक इंसाफ का ताक़ुब करता रहेगा। ये एक धब्बा बन चुका है। पाकिस्तान की सियासी जमातों की आप तारीख उठाकर देख लें, उसमें ऐसे वाक़यात होते हैं कि फिर गलतियां भी होती हैं और उसमें फिर कारनामे भी होते हैं। कारनामों का फिर क्रेडिट लिया जाता है, सारी उम्र लिया जाता है, और फिर ऐसे वाक़यात जो है इस किस्म के जो अफसोसनाक वाक़यात हैं, फिर उससे सियासी जमातें पीछा भी नहीं छुड़ा सकती। ये ताक़ुब होता रहेगा तहरीक इंसाफ का, 9 मई इनके पीछे लगी रहेगी। और एक देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो खुशकिस्मत सियासतदान हैं। आपने माजी में भी देखा होगा कि सियासतदान गिरफ्तार भी हुए, इक़्तिदार से भी निकाले गए, लेकिन उनके लिए इस तरीके से लोग नहीं निकले जिस तरीके से इमरान खान साहब के लिए निकले। लेकिन इमरान खान साहब को अब ये जो अपनी उनकी एक मकबूलियत है या उनकी शख्सियत का जो सहर है, इसको संभालने का फन भी आना चाहिए। उनको ये गुर आ जाना चाहिए। अब इतनी उम्र हो गई है, उनको 27-28 साल हो गए हैं सियासत में, तो उनको ये जो अच्छी चीजें हैं इनको संभालने का फन आना चाहिए। अब आप देखें कि इमरान खान साहब एक तकरीर करके, एक अपने मरकज से खिताब करके ये समझा सकते हैं कि जी बस बहुत हो गया। जो तर्ज तकल्लुम है, जो गालम गलोच का कल्चर है, उसको इमरान खान साहब एक तकरीर के जरिए खत्म कर सकते हैं। अब ये जो सिलसिला है जो इदारों के खिलाफ एक तासुर बन गया है, भले आप इमरान खान साहब लाख मरतबा कहें कि जी फौज हमारी अपनी फौज है और ये सारी अमलाक हमारी अपनी अमलाक हैं और इसकी मजम्मत कौन नहीं करता, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन मसला तो यह है फिदा साहब कि ये सब कहने के बाद भी वो कुछ ना कुछ ऑल फॉल मुंह से जो है वो निकाल ही देते हैं। जैसे कि कल उन्होंने कहा कि अगर रेंजर्स ने मुझे गिरफ्तार किया था तो लोगों ने कहाँ जाना था, इन्हीं जगहों पे जाना था। देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि जी हमारा इन वाक़यात से ताल्लुक नहीं है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया जाता है तो फिर इसी किस्म का रद्द-ए-अमल होगा। ये बयानात भी तो मतलब मुतज़ाद बयानात है ना। तो ये मेरे कहने का मकसद यही है कि उनको फिर ये सारी चीजें संभालना आना चाहिए कि इन चीजों को संभालते कैसे हैं। अब अगर कोई उनका रहनुमा कोई ऐसी बात करे, फिर वो उनको फिर कवर करने की कोशिश करे, यहाँ पे तो उल्टा मामला चल रहा है। जब कोई एक ऐसा बयान दे देते हैं तो उनके आसपास के जो रहनुमा हैं उनको
उनको फिर वजाहतें देना पड़ जाती है कि नहीं, इमरान खान सर ने फलां चीज में जो बात की थी उसका मतलब ये नहीं था। मीडिया में सियाक व बात से हटकर ये बात चलाई गई। कभी कभी वो खुद भी वजाहत दे देते हैं कि मेरी बात का मतलब तो ये नहीं था, वो था। बहुत सारे बयानात का फिर नुकसान भी हो जाता है। और फिर बहुत सारे मामला ऐसे भी हैं कि उनके हवाले से फिर वो जो एक इस्तिलाह है ना, यू टर्न, तो वो इसीलिए मशहूर हुई है कि मतलब उनको बाद में फिर पता चलता है कि जी मुझे पहले बोलने से पहले तोलना जरूर चाहिए था। तो ये मामला जो है, ये तो खान साहब की शख्सियत और उनकी सारे जो उनका जो सारा सियासी कैरियर है, ये चीजें तो उनके साथ जुड़ी हुई हैं। और इस चीज पर अगर उन्होंने काबू पा लिया तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को एक बार फिर उठाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जी तहरीक इंसाफ को खत्म कर दिया। जी तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, तहरीक इंसाफ का वर्कर एक हकीकत है, इमरान खान साहब खुद एक हकीकत है। और इस हकीकत को खुद भी समझ लेना चाहिए कि मैं भी एक हकीकत हूँ। बिल्कुल, बोलने से पहले ना तोलने की वजह से तो इमरान खान साहब ऑलरेडी बहुत ही घाटे के सौदे कर चुके हैं। कमाल हुसैन शाह साहब, आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो जो ये ट्रायल्स किए जाएंगे मिलिट्री कोर्ट में, या फिर जो पुलिस की जानिब से भी जो सजाएं और गिरफ्तारियां हुई हैं और जिनको सजाएं दी जाएंगी, क्या जो पीटीआई का सपोर्टर है वो अब मायूस होना शुरू हो जाएगा, या फिर इमरान खान कोई नया बयानिया बनाकर मकबूल होने की कोशिश करेंगे? जी, सबसे पहले तो बीबी एक चीज देखिए, खान साहब कुछ डिप्रेशन में है या किस तरह खान साहब को समझ नहीं आ रही, उनके पास से बंदे जा रहे हैं। वो एक दिन एक बयान देते हैं, दूसरे दिन वो मशावरत की कमेटी बना ली उन्होंने तो हुकूमत से बातचीत करने के लिए। जी, तो उन्होंने दोनों साइड पे खेल रहे हैं, उन्हें कुछ अभी तक समझ नहीं आ रही मैं किस तरह करूं। एक साइड पे हजूम निकली, वो उनके लिए निकली जिन्होंने मुल्क के अदारों के खिलाफ उन्होंने तौहीन की, मुल्क के अदारों के असास जगह पे उन्होंने हमला किया। खान साहब उनकी मजम्मत करते हैं। दूसरी जगह पे खान साहब आके उनका सपोर्ट कर रहे हैं, इनके लायर विंग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मसला यह है कि यहाँ पे हजूम पैदा की जाती है पाकिस्तान में। आप हिस्ट्री उठा के पाकिस्तान में देख लें, 70s देख लें, 80s में देख लें, उसके बाद 90s में, फिर 2000, ये ऐसी हजूम पैदा की गई है जिससे कि समझ या शौर नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो रटे वाला है, जहाँ पे प्रॉपर बताया नहीं जाता, सिर्फ दिया देता है ये पढ़ लें, आप पास करें, आपको नौकरी मिल जाएगी। सियासी पार्टियों में भी खान साहब की फुल फ्लेज मार्केटिंग की गई। खान साहब को 10 से 15 साल मार्केटिंग हुई। वो बच्चे अभी अब जवान हो चुके हैं। जैसा मजहबी जमात के लोग किसी दूसरी मजहबी जमात में नहीं जाते, इसी तरह पीटीआई के जो ये बच्चे जवान हो चुके हैं, जब तक इन्हें प्रॉपर गाइड नहीं किया जाएगा, प्रॉपर चीजें नहीं दी जाएंगी, ये कहाँ पे जाएंगे? कमाल हुसैन शाह साहब, आपने बच्चों की बात की तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा तो वही बच्चे उनके सपोर्टर बने हैं जो कि अब यूथ में आ गए, और बल्कि कुछ यूथ से आगे भी निकल रहे हैं, जिन्होंने एक जमाने में अपनी पॉकेट मनी से 20-20 रुपए का टिकट खरीदा था शौकत खानम को हत्या करने के लिए। जी जी, बिल्कुल यही बात है। और अब उन बच्चों के लिए जगह कोई दूसरी जमातों में मौजूद नहीं है। पहले फुल फ्लेज मार्केटिंग की गई, ये सब चोर हैं। अब कहा गया है खान साहब इस तरह, ये दूसरे। तो मसला ये है कि यहाँ पे हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए काम नहीं किया जाता। जब तक पाकिस्तान के लिए जमातें काम नहीं करेंगी, शख्सियत से बाहर नहीं निकलेंगे, बच्चों में पाकिस्तानियत नहीं पैदा करेंगे, तो हम बेहतरी नहीं ला सकते। अभी भी वक्त नहीं गुजरा। हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो आला लोग बैठे हुए अदारों में, उनका काम है पाकिस्तानियत पैदा करें, पाकिस्तानी शऊर लाएं। जब तक ये नहीं लाएंगे, कल दूसरी जमात आएगी, वो भी इस तरह करेगी। रोल मॉडल से खान साहब को ले लेगी। इससे पहले साबका जमातों को देख ले, उन्होंने किस तरह अदारों के खिलाफ बातें की, अब खान साहब भी कर रहे हैं। तो ये चीजें जेब नहीं देती। पूरी दुनिया में उठा के किसी मुल्क को देख रहे हैं, अमेरिका देखें, यूरोप देख, किसी मुल्क में अपने अदारों के खिलाफ बातें की जाती हैं? नहीं करते। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में एक फैशन, आप हार जाएं धांधली, आप ये हो गया, ये फलां अदारे ने किया। बिल्कुल कमाल साहब, और जैसा कि आपने भी अर्ज किया कि पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि जब एहतजाज भी होते हैं और अगर वो एहतजाज दायरा कार से बाहर निकलते हैं तो उन पर सजाएं भी होती हैं। हम बहुत ही अगर अपने रिसेंट पास्ट में देखें, माजी करीब में कैपिटल हिल का वाकया हम सबके सामने है, जिसमें सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई और दर्जनों लोगों को, चाहे वो कितने ही बासर थे, उनको सजाएं भी हुई। तो वो तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि 9 और 10 मई के वाकयात में जो लोग पकड़े गए हैं वो तो बड़े बेगुनाह थे और कारकुन थे, उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये समझ लेना इंतहाई ज़रूरी है कि जो लोग रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं, जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करते हैं और जो नैरेटिव बिल्ड करते हैं इन इदारों के खिलाफ, उनके लिए कोई छूट नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम का जो हमारा अगला मौजू है वो भी इंतहाई अहम है और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल से मुतालिक है। गुज़िश्ता साल अगस्त में एक बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा था पाकिस्तान को, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। बिलखसूस हमने देखा कि स्वात साइट में एक तबाही आई। अभी भी जो है सियाती मकामात पर हम देख रहे हैं कि गैर कानूनी होटल्स बने हुए हैं। हसन खान मोहम्मद साहब से इस बारे में पूछेंगे कि क्यों 1 साल के दौरान भी हमने सबक नहीं सीखा। एक मरतबा फिर से बारिशों का जो है वो पेशगोई कर दी गई है, सैलाब के खदशात के बारे में बताया जा रहा है। क्यों सबक नहीं सीखते हम अपनी गलतियों से?
ये पेशावर हाई कोर्ट, जब पेशावर हाई कोर्ट में यानी मुख्तलिफ केसेस चल रहे थे और चीफ जस्टिस कैसर रशीद जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो इन केसों में गहरी दिलचस्पी ले रहे थे। उन्होंने सेक्रेटरी फॉरेस्ट को, मुतल्लिका कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, इन्हें मुतल्लिका महकमों के जितने अफीसर थे वो तलब कर रखे थे। उनको बताया गया था कि ये आबादियाँ क्यों हो रही मलकान और फिर खसूसन कागान, नारान, दरिया कुनहार, इसके बारे में उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे। एक उन्होंने कहा कि SOP वो फॉलो नहीं किया जाता है। SOP के तहत मतलब आप दरियाओं के किनारे पे आबादी नहीं कर सकते, दरियाओं के किनारे पर आबादी नहीं हो सकती, गैर कानूनी है। ये तमाम की तमाम चीज़ें, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नाजरीन, वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, साथ रहिएगा। खुश आमदेद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे दरियाओं के किनारे गैर कानूनी आबादियों और होटल्स की तामीर के हवाले से। एक मरतबा फिर से सैलाब का खदशा है। फिदा दिल साहब की तरफ जाएंगे इसी हवाले से। फिदा साहब, ये बताइएगा कि क्यों नहीं हम माजी की गलतियों से सबक सीखते? देखिए फातिमा, ये तो हमारी तारीफ रही है, हमारा कौमी मिजाज रहा है कि हमने हमेशा किसी बड़े हादसे से सीखा है। और ये भी हमारी एक तारीफ रही है कि किसी भी बड़े हादसे से फिर हमने अगर सीखा भी है तो फिर हमने मुकम्मल तौर पर नहीं सीखा। अब आप देखें कि किस तरीके से बहरान यहाँ पर आए, ज़लज़ले आए, सैलाब आए, कुदरती आफात आई, लेकिन अब आप देखें कि सैलाब से निपटने के लिए या जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है तो उस चीज़ से निपटने के लिए हमारे पास ज़रूरी मशीनरी भी नहीं है। अभी हाल ही में आपने तोरखम का वाक़या देखा कि यहाँ पर 15 से 20 बड़ी गाड़ियाँ, मालबरदार गाड़ियाँ जो हैं ये पहाड़ी तोदे के नीचे आ दबी, लेकिन हमने देखा कि फिर उसके लिए फिर अफगानिस्तान से मशीनरी मंगवाना पड़ी। अगर हमें हादसात से सीखने की जो एक सूरत हाल है वो पैदा हो जाए तो फिर क्यों हादसात में इतना बड़ा फिर नुकसान उठाना पड़े। ये हमने हमेशा देखा है कि ज्यादातर जानी नुकसान जो है हमारी अपनी कौमी गफलतों की वजह से होती है। इज्तिमाई जो हमारी गफलतें हैं उनकी वजह से फिर ज्यादा जानी नुकसान होता है। अब अगर एक काम, हर काम के लिए हमारा मिजाज है कि हम हुकूमत की तरफ देखते हैं, हम इंतजामिया की तरफ देखते हैं, हम फिर इस तरह बारी मशीनी का रोना रोते हैं, लेकिन पेश की भी तो कुछ हमारे फराइज हैं, हमारे कुछ इंफरादी फराइज हैं, कुछ हमारे इज्तिमाई फराइज हैं। क्या हमें नहीं नजर आता, क्या हमें हमारी अकल नहीं है कि जी जहाँ पर सैलाबी पानी ने आना है, बारिश की सूरत में रेला आना है, तो वहां पे हमने तामीरात नहीं करनी, वहां पे हमने इवन के मस्जिद और मदरसे तक को नहीं बनाना। यहाँ पे आपने देखा कि मदरसे और मस्जिद के नाम पर भी जो है तजावजात की गई हैं, गैर कानूनी तामीरात की गई हैं, फिर उसका खर्चाजा भी हमें भुगतना पड़ता है, फिर हमें जानी नुकसान की सूरत में फिर माली। बिल्कुल फिदा साहब, जब दरियाओं के पानी को हम कुदरती तौर पर रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर उसके नतीजे में कुदरती आफात का हमें सामना करना ही पड़ेगा। कमाल हुसैन शाह साहब, आप इस हवाले से बताइएगा, हज़ारा डिवीजन से आपका ताल्लुक है, बिलखुसूस आपके इलाका जो है वो बड़ा हिली एरिया है। शांगला की बात करें, तोरगर की बात करें, बडगराम की बात करें, लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा रहता है। ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल खुदा न करे हो सकती है अगर तो ये सैलाब के जो खदशात हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है? सबसे पहले आप देखें कि शहरी इलाकों में जो नाले थे वहां पे उन्होंने रोड बना दी है। वो रोड पानी आता है और अहतबाद शहर आधा जो शहर का मैन वक्त का इलाका, नालों पे तमीरात करके कब्जा माफिया ने वहां पानी लोगों के घरों में आ जाता है। इसके अलावा जहाँ पे दरिया गुजरते हैं, आप देखें दरिया के साथ इतनी इमारतें बन चुकी हैं, दरिया का पानी इन्होंने कम कर दिया है। अगर कगान नारान वाली साइड पे वहां पे आप देखें कि दरिया के साथ तमीरात मौजूद है। यहाँ पे महकमे तो बहुत मौजूद है, उनकी कारकर्दगी फेसबुक और सोशल मीडिया तक तो बहुत अच्छी है, लेकिन अमली तौर पर सिफर है। यहाँ पे हमारी सीवरेज का सिस्टम हमारे इस इलाके में प्रॉपर है ही नहीं। अंग्रेज प्रॉपर सीवरेज का सिस्टम इब्तबाद के लिए बना के गए थे, ऐसा सीवरेज का सिस्टम था, एक कतरा पानी नहीं खड़ा होता था। आज वो देखें, वो सब कब्जा माफिया ने यहाँ पे घर बना लिया, दुकानें बना ली हैं, नाले बिल्कुल सुकड़ के रह चुके हैं। वो सीवरेज का सिस्टम इन्होंने अंग्रेज का बनाया हुआ तबाह कर दिया। इस तरह ऊपर पहाड़ी इलाके दरियाओं में देखें आप, दरियाओं के दरमियान के साथ इन्होंने होटल तमीर किए हुए हैं। अगर किसी होटल के साथ कार्रवाई होती है तो थोड़ा सा पीछे हट जाता है, कहीं से सिफारिश करके दोबारा बना लेते हैं। जब तक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, एनवायरनमेंट के मुताबिक ये होटल नहीं बनाते, चीजें नहीं करते, तब तक मुमकिन नहीं है। फिर हमारे पहाड़ी इलाकों में आप देखें प्लाटिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ दिल इनका करता है। ऊपर से टिम्बर माफिया को लगाम डालने वाला भी कोई नहीं है।
कोई पूछने वाला नहीं है अभी। सिर्फ वो चंद पैसे देते हैं और चीजें करा देते हैं। जब तक प्रॉपर सिस्टम न बने, पहाड़ी इलाके में 5 मरले 7 मरले से बड़ा घर नहीं होना चाहिए। होटल के लिए भी एक जगह मखसूस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई लॉ इम्प्लीमेंट ही ये लोग नहीं करते। जिसका दिल करता है कुछ पैसे दिखाता है, वो अपनी मर्जी की चीजें कर सकता है। और यही जो ठेकेदार माफिया जो MP MNA के आगे होते हैं, ये लोग चमचे खर्चे जो इन्वेस्टमेंट इन लोगों पे सियासत के इलेक्शन में करते हैं, वही मुराद लेके उनके आगे से बंदे ये चीज फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, और हालात तो यही होते हैं कि पेशावर जैसे शहर में भी जरा सी बारिश होती है और जो इंतजामिया है उसकी तमाम दावों की कलई खुल जाती है। प्रोग्राम में एक और जो हमारा मौजू है सबसे आखिर में, लेकिन सबसे अहम मौजू है, वो है पेशावर यूनिवर्सिटी के माली बहरान के हवाले से इंतहाई बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि इंतहाई बदकिस्मती है इस यूनिवर्सिटी की ये कि खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी मादर इल्मी होने के बावजूद, पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किसी न किसी ये वाक़े का शिकार रहती है। कभी माली, कभी इंतज़ामी, कभी अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल, और इस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाता है जिसका खमियाजा तालिब इल्मों को भुगतना पड़ता है। हज़रत खान मोहम्मद साहब, ये बताइएगा कि पेशावर यूनिवर्सिटी में एक मरतबा फिर से बड़ी गर्म है खबरें कि माली बहरान का शिकार है। क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उनके मुस्तकबिल को दाव पे लगा दिया जाता है? ये पेशावर यूनिवर्सिटी का जो मौक़िफ़ है वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से 10 करोड़ रुपए नहीं मिले, 90 करोड़ हायर एजुकेशन की जानिब से मिलने थे, वो नहीं मिले। और ये मौक़िफ़ भी अपना है कि अगर ये पैसे ना मिले तो हमारे पास पेंशन और तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं हैं। एक तो मिसमैनेजमेंट भी है। यूनिवर्सिटी एक तारीख़ी यूनिवर्सिटी है और मेरा ख्याल तारीख़ी दरसगाह है, इसमें मिसमैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा फुक़दान है। और दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि वो पूरा 1 महीना वाइस चांसलर के ख़िलाफ़ एक तहरीक चल पड़ी, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि वाइस चांसलर और गवर्नर के दरमियान एक अच्छा ताल्लुक़ है, इसलिए वो यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉइज़ है, टीचर्स है, उनकी तहरीक कामयाब न हो सकी। ये एक तारीख़ी मसला। इससे पहले जो पहले वाला सिस्टम था, इंतहाई मौसर सिस्टम था, बहुत अच्छा सिस्टम था, जब तमाम इख्तियारात हायर एजुकेशन कमीशन के पास हुआ करते थे। 25वीं 18वीं आईनी तरमीम के बाद खैबर पख्तूनख्वा इन तमाम सूबों को दी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की हालत जो है बिगाड़ हमें नजर आ रहा है। इस हवाले से फिदा दिल साहब से भी बात करेंगे। फिदा साहब, आप ये बताइएगा, आप भी अक्सर हमें रिपोर्टिंग करते हुए नजर आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, क्या सूरत हाल है इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी ये जामिया है और यहाँ पर हज़ारों तालिब इल्म मौजूद हैं? आपको क्या लगता है कि इतना हैवी फीस स्ट्रक्चर करने के बावजूद वो क्या लूप होल्स है जिनकी वजह से माली बहरान की यूनिवर्सिटी शिकार रहती है और फिर बंद होने तक की नौबत आ जाती है? प्रोग्राम का वक्त कम है, आप हमें अपना बड़ा वैलिड पॉइंट दीजिएगा। देखिए फातिमा, इसकी बुनियादी वजह तो यह है कि एक तो सूबे की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पेशावर यूनिवर्सिटी है, दूसरी जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है खैबर पख्तूनख्वा की जो माली बहरान का शिकार नहीं है? माली बद इंतजामी, करप्शन, गैर जरूरी भर्तियां, सियासी भर्तियां इसकी सबसे बड़ी